अगर आप ऐसे सोचो कि नहीं मुझे कंपनी बनानी है, चलो अब बैठ के टेक क्रंच पढ़ते हैं और फिर उसमें 50 आइडिया देख के कहते हैं हाँ इसका एक वर्जन बना लिया जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर तो सब डेरिवेटिव आइडियाज आते हैं और थोड़ा सा आइडिया आते ही आप बस थोड़ी सी मुश्किलें आते ही आप छोड़ देते हो। तो दोस्तों, एपिसोड 3 चालू करते हैं। आज हम स्टार्टअप की बातें करेंगे। तो अभिजीत और मैं काफी फाउंडर से आजकल बात कर रहे हैं जो कंपनी चालू करने के लिए अलग अलग चीजें सोच रहे हैं। उसमें फाउंडर से बात करके हमें ये समझ में आ रहा है कि उन्हें कंपनी नहीं चलानी है, उन्हें फंडिंग उठानी है। तो ये एक नया पैटर्न हमने देखा है। नया भी क्या कहूँ, 1-2 साल हो गए शायद इस पैटर्न को, बट हमें एकदम ज्यादा चमक के बाहर आ रहा है आजकल कि लोग जब भी बात करते हैं तो वो बिजनेस और कंपनी की बात कम करते हैं, वाई कॉम्बिनेटर में जाने की या वीसी से पैसा उठाने की बात ज्यादा करते हैं। तो ये कुछ कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है अभिजीत और मेरे जैसे लोगों को, जिन्होंने हमेशा पहले कंपनी चालू करी है और फिर पैसा तो बाद में आया है। तो हम थोड़ा इसका करेंगे कि आजकल शायद लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं, कैसे कंपनी चालू करने के बारे में सोच रहे हैं, और थोड़ी सी शायद क्लैरिटी दे पाए हम अपने एक्सपीरियंस से कि कंपनी चालू करने के बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो वो सारी बातें करेंगे आज हम। तो सबसे पहले अभिजीत ये बताओ, आप जो फाउंडर से बातें कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, क्या फाउंडर आजकल कहानियां लेके आ रहे हैं आपके पास जब उन्हें कंपनी चालू करनी रहती है? और आपका एक्सपीरियंस तो काफी लंबा है, काफी फाउंडर से बात करी है पिछले 10, 12, 15 सालों में। तो मतलब बिना आजकल की गालियां क्या दिए है? मैं तो यही बोल सकता हूँ कि बहुत सारे भटके हुए लोगों से हम मिल रहे हैं हाँ। जिनका मन करता है कि किसी तरह उनको यही सोचते रहते हैं कि उनकी सोच कैसे ठीक करें या उन्हें थोड़ी रियलिटी कैसे दिखाएं। और हम्म। ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है और अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं एक उस स्टेटस से लिंक्ड है कि हम्म। पहले 10 साल पहले फाउंडर बनने टाइप ऐसा कुछ एक करियर पाथ नहीं था, कोई ये शब्द बोलता भी नहीं था कि मुझे ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फाउंडर बनना है। ये तो जस्ट आप कुछ करना चाहते थे तो उसके लिए एक तरीका यही होता था कि आप कुछ कंपनी चालू करिए। हम्म। और अब जो है एक एक्चुअल में एक थॉट है जिस हम्म। जिसके जो लोगों के दिमाग में आती है कि यार मैं फाउंडर बनता हूँ, हाँ, अपना कुछ ये चालू वो हो करता गया है, हूँ। जैसे कॉलेज में लड़का गिटार बजाता है ना। हाँ, तो ऐसा हो बिल्कुल। गया है कि हाँ, ये लड़का गिटार बजाता है। हाँ, इसको इसको एक्चुअली में कोई संगीत से प्रेम नहीं है, हाँ। लेकिन जो उसके गिटार बजाने से जो मिलता है, उसके जो आफ्टर हाँ। इफेक्ट्स हैं वो उसे हाँ। चाहिए। हाँ। बट और ऐसे भी कॉलेज में मैंने दो लोग देखे हैं जिनको एक्चुअली में संगीत से प्रेम है। वो हम्म। एक्चुअली में खुश होते हैं जेन्युइनली। कुछ इंस्ट्रूमेंट, उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट से भी स्पेसिफिक लिंक ये नहीं है वो ऐसा कभी। था, इसका प्राइम एग्जांपल जो मुझे ध्यान में आ रहा है, मतलब मैं डीसी में हॉस्टल में नहीं था, बट मेरे एक दोस्त हॉस्टल में था। तो उसके बगल वाले रूम में एक ऐसा बंदा था जो क्लासे में तो कौन ही जाता है, बट वो 8 घंटे बैठ के वो गिटार में घुसा पड़ा है। वो मतलब एक एक ट्यून, एक एक उसको सुर सही लग रहा है नहीं लग रहा है, वो उसी में उसका सारा जो इतना काम वो डीसी में कर देता तो शायद प्रेसिडेंट बन जाता। वो इतना गिटार में घुसा हुआ है, दिन रात बजा रहा है, रात को ही बजा रहा है, लोगों की नींदें हराम कर दी उसने। तो उसे मेन प्यार गिटार बजाने से था, उसके आफ्टर इफेक्ट से नहीं था, क्योंकि वो कमरे में बैठ के अकेला बजा रहा है। तो बिल्कुल। ये जो फाउंडर का पैरेलल है, वो कंपनी चला नहीं रहे हैं या उन्हें कंपनी बनानी नहीं, वो टॉयल अवे नहीं कर रहे हैं, वो बेसमेंट में बैठ के कोडिंग नहीं कर रहे हैं। वो ये सीधा चाहते हैं कि बस गिटार बजने लग जाए और उसके जो फिर वाहवाही या ग्लोरी जो मिलती है वो मिल जाए बिना गिटार सीखे। बिल्कुल। और आई थिंक ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि वो अपने आप को ना टेड के स्टेज पे देखते हैं फंडे देते हम्म। हुए या ज्ञान देते हुए या एक लीडर के रूप में कि लोगों के सामने बोल रहे हैं विजनरी बातें और लोग कह रहे हैं वाह, वाह सर वाह, क्या। और ये क्या फंडा या दिया है। या पैसे पे पैसा आया जा रहा है या जो भी उनके दिमाग में एक ग्लोरी का रूप है वो हम्म। कोमिंगल्ड है हम्म। इसके साथ कि करना क्या है। तो जब भी हम हम्म। इस टाइप के फाउंडर से मिलते हैं और रोहित और मेरे पास वो लोग आते हैं, हम कभी कभी साथ में ही बहुत बात करते हैं हम्म। कि तो हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये
एक्चुअली में इसको संगीत से शायद ज्यादा प्रेम नहीं है, एक्चुअली में ये दिन में 8 घंटे बैठ के बजा नहीं रहा है गिटार, ये तो जस्ट गिटार इसने खरीद लिया है, हाँ पूछ रहा है कि मतलब बताइए कहाँ से हम इसको इसकी परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ होती है दिल्ली में, हाँ ये वेन्यूज क्या क्या हैं, हाँ उसमें कैसे घुसा जाता है। हाँ तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि भैया तुम वर्ल्ड के अमेजिंग गिटारिस्ट पहले बन जाओ, तो हाँ अपने आप वो वेन्यू बुलाएंगी। तो ये कॉजल चेन ऑफ इवेंट्स जो है, ये हाँ ये रिवर्स जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा हम परप्लेक्स्ड हो जाते हैं। और हम्म ये भी एक बात है कि हम ऐसे कोई प्योरिस्ट भी नहीं है, हमें पता हम्म है कि प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ती हैं और लोगों को बताना पड़ता है कि आप क्या बना रहे हो, लोगों को अपना विजन समझाना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसके पीछे एक्चुअली में उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो थोड़ा बहुत हमें पता चल जाता है। हम्म और तो ये पॉडकास्ट उन लोगों की मदद करने के लिए है, उन लोगों की लेने के लिए नहीं बैठे हैं। हम्म हम ये बताना चाहते हैं कि आप जब 0 to 1 फेज में हो, अपने दो दोस्तों के साथ आप शाम को कॉल्स कर रहे हो अपने जॉब के बाद कि अब हम क्या स्टार्टअप करें, उस स्टेज पे जो बहुत सारे लोग हैं, उस स्टेज पे उन्हें कैसे सोचना चाहिए। इसमें जब मैंने कभी मैंने भी ये रोहित से क्वेश्चन पूछा, तो उनने कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताई मुझे, उनने खुद क्या किया ये बताया, तो मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगा। तो यानी मैं रोहित, मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 दोस्त हैं, शाम को मिलते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि कौन सा आइडिया करें, या एक आइडिया पे काम कर रहे हैं अपने जॉब के बाद, इस हम्म स्टेज पे उन्हें कैसे सोचना चाहिए एक कंपनी बनाने के लिए, या प्रोडक्ट के लिए, या पैसे बनाने के लिए। एटलीस्ट जो हमारे जैसे लोग हैं या जैसे मैंने सोचा करीब 8 साल पहले, वो ये था कि कंपनी बनाने का सोचो ही मत पहले तो। क्योंकि जैसे ही हम कंपनी बनाने का सोचते हैं तो अपने ऊपर बहुत सारा बर्डन ले लेते हैं, क्योंकि कंपनी एक बहुत सारी चीजें हैं। तुम अगर उसको बस एक साइड प्रोजेक्ट की तरह सोचें कि यार ये करने में मजा आता है, कि 3 दोस्तों को बैठ के गिटार बजाने में मजा आता है, उसी में लाइक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो एक प्रोजेक्ट की तरह देखा जाता है। तो हम्म। हमने जब स्टिल्ट चालू करी थी, स्टिल्ट तो बहुत बाद में चालू करी थी, उससे पहले ही मैं बहुत प्रोजेक्ट बना रहा था अकेले बैठे, क्योंकि किसी और को बनाना नहीं था। मैं किसी और से कहता था कि साथ में मिलके बना लो, तो उनका इंथू ही नहीं रहता था। वो चले जाते थे 1 घंटा काम करके। तो मैंने कई महीने लगा के मैंने कहा ये साले कुछ नहीं करेंगे, कोडिंग मुझे ही सीखनी पड़ेगी। तो मैंने खुद ही कोडिंग सीखी, और फिर मैं खुद ही बैठ के प्रोजेक्ट बनाता था, और वो प्रोजेक्ट मैं लोगों को दिखाता था कि भाई बताओ इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे, या प्रोजेक्ट अच्छा बना है या नहीं। तो सबसे पहले मैं टाइम लगाओ प्रोजेक्ट बनाने में, और इसको प्रोजेक्ट की तरह देखो, कंपनी तो बाद में बनेगी। अगर आप ऐसे सोचो कि नहीं मुझे कंपनी बनानी है, चलो अब बैठ के टेक क्रंच पढ़ते हैं, और फिर उसमें 50 आइडिया देख के कहते हैं हाँ इसका एक वर्जन बना लिया जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर तो सब डेरिवेटिव आइडियाज आते हैं, और थोड़ा सा आइडिया आते ही आप बस थोड़ी सी मुश्किलें आते ही आप छोड़ देते हो। तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में काफी इंटरेस्ट होना चाहिए, और अर्ली डेज में आप ऑफिस के बाद वीकेंड पे और ये सब टाइम बनाने प्रोजेक्ट बनाने में लगाओ, और अदर देन मतलब फिर आप पार्टी भी नहीं कर सकते, ज्यादा घूम भी नहीं सकते। तो वहां वहां से निकल के कुछ आएगा, वहां से आपको काम करने के उसमें कुछ प्यार आएगा कि अच्छा हाँ ये करने में मजा आता है, तो हम इसको आगे तक करते रहेंगे। तो मैंने जो काफी प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद एक कंपनी का रूप लिया, जो स्टिल्ट बनी। उससे पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया, फिर हम स्टार्टअप कंपटीशन में गए, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया, फिर उसके बाद वाई कॉम्बिनेटर ने जब ले लिया, तब हम्म। हमने उस पर फुल टाइम करके कहा कि अच्छा भाई कंपनी बनानी है, अच्छा भाई सीईओ बनना है, अच्छा ये करना है वो करना है। उसके सारी चोचलेबाजी जो है कंपनी बनाने की, उसके बाद चालू हुई। हम्म। और उसके कई महीने लगा दिए थे हमने उससे पहले ही। वाई कॉम्बिनेटर जाने से पहले हम बैठे नहीं थे कि पहले वाई कॉम्बिनेटर लेगा तो कुछ काम करेंगे, या कोई राइट। वीसी फंडिंग देगा तो कुछ काम करेंगे। राइट। तो ये उल्टा है, ये सबका दिमाग आजकल की, वाई कॉम्बिनेटर लेगा तो काम करेंगे, या वीसी पैसे देगा तो काम करेंगे। जो करना है वो चालू कर दिया एकदम। हाँ और आपके केस में तो आई थिंक ऐसा भी नहीं है कि उसमें थोड़ा सा कुछ पैसा भी चाहिए था आपको चालू काम हम्म करने के लिए, तो वो भी आपने अपना ही लगा दिया था। हाँ हाँ, हमने तो और प्रियांक सिंह और मैंने तो हमने अपनी सारी सेविंग्स उसी में लोन देने में खाली कर दी थी। तो ये आई थिंक आई मीन ये इस टाइप का
ये कोई वो आपने वो मीम देखी है एरोप्लेन वाली कंफर्मेशन बायस वाली जिसमें हाँ 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 एक हाँ दो हाँ। तो ये मुझे इस टाइप का ये वो मीम नहीं है ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी सक्सेसफुल हो गई आपको एग्जिट मिल गया तो ये तरीका बेस्ट है ये एक्चुअली जस्ट हम्म बहुत लोगों का ऐसा व्यू हमने देख लिया है ये तो जस्ट एक जो रोहित की कहानी है बहुत टिपिकल है ऑफ पीपल हु सक्सीड दैट्स व्हाट आई वांट टू हाईलाइट आई हमारे जो uh, ये आज एक कंपनी है रिपलिंग वो $15 बिलियन की कंपनी है उसके जो हम्म फाउंडर उनने जब जेनेफिट चालू करी तो उनको जब वो भी नॉन टेक्निकल थे उनको कुछ हम्म उनको कुछ जब नहीं मिल रहा था कोई ज्वाइन करने के लिए उनके आइडिया पे या उनके साथ बनाने के लिए तो उनने एग्जैक्टली जो रोहित ने किया वही उनने किया 2013 में जस्ट खुद ही बनाना चालू कर दिया हम्म कहीं ना कहीं से इधर उधर से पाइथन सीख साख के अपना हम्म और मतलब वर्जन 1 बहुत ही बेकार था बट चलता था हम्म और तो उसके बाद और लोग आके जुड़े उन्होंने बोला ठीक है ये पूरा कोड बेस्ड साइड में रखते हैं नया चालू करते हैं लेकिन लाइक उनकी जो विल थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे तो अब इस दिशा में जाना है और जाना है तो मैं जा रहा हूँ करना है तो और करना है, नहीं करना है तो भी करना है। बिल्कुल तो मैं मैं उनसे एक्चुअली 2017 में ऐसे ही मिला पर्सनली उनके घर जाके ये पार्कर कॉनरेड की बात कर रहा हूँ मैं जो आज रिपलिंग के हम्म बहुत बड़े लेजेंडरी फाउंडर में से आते हैं हाँ, और ये अभिजीत तो को ये सारी स्टोरी तो वैसे भी डिटेल में पता है, जस्ट टू क्लैरिफाई कि क्योंकि अभिजीत जेनेफिट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, राइट तो इन्होंने जो सारा मसाला है पीछे का, पीछे जो भी जेनेफिट्स बनने में मेहनत लगी और फिर रिपलिंग में भी काफी अर्ली से इन्हें पता है, तो ये एक्चुअल स्टोरीज हैं, बाहर से सुनी सुनाई नहीं है। तो मैं ऐसे ही पार्कर के पास गया मैंने कहा यार मेरे को ये रोबोटिक्स में एक आइडिया है हम्म बहुत ही अच्छा आइडिया है हम्म मतलब मैंने खुद ही अपना बता दिया कि बहुत अच्छा आइडिया है हाँ और बस अगर कोई मिल जाए कोई रोबोटिसिस्ट जो मुझे हाँ ज्वाइन कर ले हाँ तो मैं ये बहुत बड़ी कंपनी बना दूंगा हाँ तो पार्कर ने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक कई बार कि हाँ क्या बकवास कर रहा है ये हाँ पर उसने ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला हाँ। उसने मेरे से उसने नहीं बहुत बोला, छोटी छोटी तुम्हें देखते ही शर्म आती है मुझे। उसने नहीं उसने मतलब प्यार से लेना शुरू किया कि हाँ सबसे पहला इसको क्वेश्चन था मेरे को आज भी याद है कि तुमने कुछ सीखी है रोबोटिक्स वगैरह कुछ यूट्यूब हाँ वीडियो देख रहे हो दिन भर हाँ कुछ बनाया है कुछ प्रोटोटाइप हम्म मैंने कहा नहीं मैं कैसी बातें कर रहे हैं अब हम्म इस उम्र में कहाँ रोबोटिक्स सीखूंगा हाँ मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई सीटीओ मिल जाए अच्छा अच्छा बैठो अच्छा ये आ, तो उसके बाद उसने मेरी 20 मिनट ली प्यार से कि तुमने अभी तक साला स्क्रू ड्राइवर रोबोट कुछ मतलब मेरा ये दिखाने के लिए कि मेरा जो गिटार में इंटरेस्ट है वो इतना फेक है हाँ कि मैंने अपने रूम में बैठ के यूट्यूब वीडियो खोल के एक बार भी नहीं सीखा कि हाउ टू प्ले गिटार खुद सीखना शुरू कर दिया हाँ ढूंढ रहा हूं मैं कि मेरे को ना मिल जाए कोई बहुत महान गिटारिस्ट जो मेरे साथ आके मेरी हाँ ट्यून बजाए हाँ मेरे बैंड में है ना हाँ तो मैं उसे बताऊं तो ही इमीडिएटली कॉट इट एंड and I still remember walking out of there feeling very angry that ये समझ नहीं पा रहा है मेरा मेरा point of view all I need is like a CTO to come and just make this and of course now I see the profound wisdom in what he was saying he was just calling out bullshit and he was telling me that if I truly love robotics then I should just start building a robot that is in हम्म my head and हम्म that's it and there's nothing stopping me from doing that it's हम्म just I मुझे अंदर अगर मेरे विल पावर है तो मैं वो कर लूंगा और फिर कोई रोक नहीं सकता उसके बाद उसके अलावा सब एक्सक्यूजेज हैं हम्म और तो वो इतना साफ साफ देख पा रहा था उस चीज को तो ऐसा नहीं है कि जो आज मैं आपके साथ बैठ के फाउंडर्स को ये हम सलाह दे रहे हैं ऐसा नहीं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया आज तक हम एक एक किसी अलग अलग पॉइंट पे हमने भी कभी ऐसा सोचा है और हम्म लेकिन जब हमारे साथ सही हुआ है या थोड़ी बहुत अगर हमें सक्सेस मिली है तो तभी मिली है जब एक्चुअली में हमने पूरी विल पावर लगा के एक जस्ट जिस चीज पे हमारा कन्विक्शन था उस पर काम शुरू कर दिया और ये वेट नहीं किया कि
अगर ये आ गया, अगर वो मिल गया, अगर वो फंडिंग मिल गई, अगर वहाँ हमारा एडमिशन हो गया, तभी हम जो है कुछ करेंगे। और तो हम लोग कभी कभी इस चीज़ को हम लार्पिंग बोलते हैं, हम्म जिसका आई थिंक फुल फॉर्म है लाइव एक्शन रोल प्लेइंग। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्चुअली में तो म्यूजिक से मुझे अंडरलाइन प्रेम नहीं है। आई एम रोल प्लेइंग एज अ पर्सन हु प्लेज द गिटार हम्म रियली वेल। हाँ, एंड ये तो मतलब या मेथड एक्टिंग भी नहीं है, तो मेथड एक्टिंग का भी खराब वर्जन है। राइट तो कि आप कर एक्चुअली में नहीं करना है, बट आप वो सारे काम वही कर रहे हो जो आपको लगता है कि एक फाउंडर करता है। तो ऐसा, तो ये तो सबसे लाइक वर्स्ट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, एज इन कंपनी चालू करने का है। बट एनीवे, सो ये हो तो बहुत रहा है। आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आई थिंक एक स्टेटस से कहीं लिंक है। हम्म मुझे पूरा तो नहीं समझ आता, लेकिन कहीं ना कहीं कि फाउंडर्स का स्टेटस बहुत बढ़ गया है पिछले 10 साल में। फाउंडर्स हम्म को सोसाइटी में हीरो बनाया जाता है। हम्म आज के सारे मॉडर्न फिलोसोफर्स और आइडल्स सब फाउंडर हैं। आजकल पैसे का स्टेटस भी बहुत ज़्यादा है। पहले हम्म ज्ञान का स्टेटस हुआ करता था एक 50 साल पहले की सोसाइटी में, कि हम्म जो विलेज में सबसे ऊंचे दर्जे का आदमी होता था वो जरूरी नहीं है कि सबसे अमीर हो, वो हम्म शायद सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होता था, या एज भी होती थी। तो अब ये सब, इट्स नॉट दैट कि दैट इज करेक्ट। आई एम सिंपली सेइंग दैट हाँ, दैट इज आई डोंट थिंक यू शुड have unnecessary respect for any kind of status. You should have an independent view, but founders का बहुत excessive status है आज। तो उससे एक डेफिनेटली इच्छा पैदा होती है कि इट्स अ थिंग नाउ कि आप उसको एस्पायर करें और वो बने, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट डेवलपिंग दिस अंडरलाइंग लव फॉर म्यूजिक फर्स्ट। मैं दिखाता हूँ। मैंने ये लिखा था, इसलिए ये ट्वीट थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ इधर, कि स्टार्टअप्स को वापस लो स्टेटस होना पड़ेगा, हम्म या क्योंकि इतने ज्यादा हाई स्टेटस हो गए कि सब स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, बाकी किसी के पीछे नहीं। लाइक पहले ऐसा होता था कि पेरेंट्स मना करते थे कि बेटा मत करो, ये फाउंडर क्या है, मतलब अनएम्प्लॉयड हो तुम। अब तो ये लाइफस्टाइल हो गई है, अब तो फाउंडर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। एंड ये थोड़ा चीकी वे ऑफ सेइंग टू मेनी वीसी फंडिंग एडिक्टेड स्टेटस चेजर्स वांट टू लिव द फाउंडर लाइफस्टाइल, लाइक दैट्स, वो थोड़ी रियलिटी आज की केस में ज्यादा हो गई है। कोई साला हाथ पैर मारने को तैयार नहीं है बिना पैसे के। तो किसी को कभी किसी को नौकरी नहीं छोड़नी, कुछ नहीं करना, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब सारे स्टेटस के उससे हैं, ये सब गिटार फेमस गिटारिस्ट बनना चाहते हैं सीधा ही। तो एक तो ये मेरे को, ये तो स्टेटस एक रीजन है। दूसरा है, मेरे को लगता है कि दुनिया में ज्ञानबाजी बहुत हो गई है। जितने वीसीज और एक्सेलरेटर और ये सब हैं, इन्होंने इतना ज्ञान का रायता फैला दिया है दुनिया में राइट कि हर कोई वो पढ़ के अपने आप को उसमें देखता है। एग्जैक्टली हर किसी को ऐसा, किसी ने बोल दिया कि अच्छा ये फाउंडर ऐसा था, और इसने फिर ये कंपनी में काम करता था, फिर इसने वीसी का पैसा उठाया और बस कंपनी बड़ी हो गई। मतलब वो हाइलाइट्स बताते हैं, वो पीछे की घिसाई नहीं बताते हैं कुछ भी। क्योंकि उससे इस फाउंडर फैक्ट्री में जिसमें उन्हें पैसा डालना है, लोग आएंगे नहीं अगर वो सच बता देंगे। राइट तो वो थोड़ा ग्लोरीफाई करके बताते हैं, ताकि जो थोड़े अच्छे लोग हैं वो एक फाउंडर फैक्ट्री में आना चाहें, जिसमें से थोड़े से एक दो फाउंडर बहुत अच्छे फाउंडर निकलेंगे। तो वो अपनी, क्या कहते हैं उसको, कि वो अपनी डील फ्लो बढ़ा रहे हैं, कि वो उन्हें तो ज्यादा पैसा डिप्लॉय करना है, तो बिल्कुल। अपनी डील फ्लो बढ़ा रहे हैं ये करके कि इसको हाई स्टेटस दिखा देते हैं तो ज्यादा फाउंडर आएंगे। तो ये एक तो ये ये काफी हो गया है। सायोप है, ये सायोप। हाँ आप समझा हाँ। सकते हो सायोप का मतलब क्या है, बट हाँ। तो इन्होंने बेसिकली एक मास डेल्यूजन या मास साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बना रखा है सबने मिलके, राइट कि ये इतना ज्यादा हो गया। पहले तो कम होता था ना, कि मे बी हम थोड़े एडवांटेजियस पोजीशन में थे कि ये सब, अगर मैं कहता हूँ, कचरा रहता ही नहीं था।
तो कुछ पता ही नहीं था, हमने नाइवली सोचा कि अच्छा भाई काम करना पड़ेगा, कंपनी तो उसके बाद बनती है। हम्म, अब मैं अगर फाउंडर से बात करता हूं तो उन्होंने, फनी थिंग है, जिसने जितना कचरा पड़ा है ना, हम्म, वो उतनी घटिया तरीके से कंपनी बनाने की बात करता है। तो जिसने वीसी के सारे ब्लॉग पोस्ट पढ़े हैं, उसने पॉल ग्राहम भी पढ़ा, उसने ये भी पढ़ा, कुछ नहीं छोड़ा उसने, उसने गिटार बजाने की सारी पढ़ाई कर ली। उसने ये भी देख लिया कि इतने वेन्यू हैं, इतने लोग आते हैं, इतने की टिकट बिकती है, तो उसे सब पता है। और जब वो आके मेरे से बात कर रहा है तो वो इन्हीं चीजों की बात कर रहा है। और फिर जब मैं उससे सवाल पूछता हूँ तो भाई गिटार बजाना सीखा या नहीं, तो कह रहे हैं कि गिटार है, पहले ये सब हो जाए तो गिटार बजाना भी सीख लेंगे। तो बिल्कुल। इस तरीके का जो दिमाग चलता है लोगों का, इससे ये एकदम ही उल्टा है। और ये उन्हें बोलना कि भाई ऐसे मत सोचो, तो ये उनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग पैसे डाल रहे हैं वो तो ये कहानियां बता रहे हैं कि कंपनी ऐसे बनती है। राइट। तो मैं क्यों एकदम उनसे उल्टी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक थोड़ा ऐसा मेरे को सीन दिखता है आजकल की, एक साला कचरा बहुत हो गया है। हाँ, लोग रोहित और मेरे से गुस्सा हो जाते हैं कि आप लोग, वो वीसी तो ये बोल रहा है कि ऐसे करा करो, और आप लोग बोल रहे हो कि नहीं नहीं जस्ट लाइक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, या कुछ हम ऐसा बेसिक सा हाँ बोल रहे हैं, बड़ा सिंपल। हाँ। तो मैं आपके उस पर एक और चीज़ ऐड करूँगा कि सिंपल बातें लोगों को पसंद नहीं आती। हम्म बहुत ही सिंपल जो एडवाइस होती है ना, लगता है कि इसमें कुछ क्या है, हम्म वैसी है हम्म। इधर उधर ये तो इधर सुनी है मैंने। आए तो सुनिए, है इसमें क्या है। जब कोई बहुत कुछ नया बोले या कॉम्प्लेक्स तरीके से बोले, हाँ, तो इसमें लगता है कि हाँ इसमें कुछ है। स्वाद नहीं ये आता, इस, सिंपल बातों में स्वाद नहीं आता। हाँ, तो किसी को बोलो कि अच्छा यार मेहनत करो, या एकदम घुस जाओ इस टॉपिक में, डीप में जाओ, हम्म या इस कैटेगरी का बेस्ट प्रोडक्ट बना दो। उसमें भी किसी ने ब्लॉग पढ़ी हुई है कि बेस्ट प्रोडक्ट नहीं चलता कभी हम्म कभी। हम्म। तो हर चीज का एक काउंटर एग्जाम्पल, एक ब्लॉग लिखा हुआ है कहीं। हाँ। तो अब इसमें बात करना इतना डिफिकल्ट है। तो मैं तो जब रोहित से बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये एडवाइस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है एक, हम्म। जो इस अ, बात को नोट किया जाए, एडवाइस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये एडवाइस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है, हम्म जिसमें से हर आदमी ने अपनी, ये जो वीसीज हैं विद फाउंडर्स हैं, विद एक्सेलरेटर्स, with even like to some extent former founders, ये सब एक स्वर में लोगों को अपने एक्सपीरियंस की एडवाइस कंटिन्यूसली देना चाहते हैं। और वो बेचारे जो नया फाउंडर है, वो इतना बॉम्बार्ड हो रहा है बाहर के ओपिनियन से कि उसके माइंड पे साला डीडॉस अटैक चल रहा है रोज, कि ये किसकी सुनूं मैं। और उसका दिमाग दही है, और उसकी एक ओरिजिनल थॉट, अपने खुद की सोची हुई जीरो से पैदा करी हुई थॉट, वो बेचारी मर जाती है लौती वीक, क्योंकि ये डीडॉस अटैक इतना बड़ा है हाँ। इस एडवाइस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद वो आदमी एक ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा है, दूसरों की एडवाइस को रिगर्जिटेट कर रहा है, हम्म पर उसका अपना सोचा हुआ खुद की थॉट्स उसमें अंदर नहीं है, दबी हुई है। जबकि अगर आप ये देखें कि भैया ये स्टार्टअप गेम के जो ट्रू महारथी हैं एकदम, मतलब जो हम्म इसको सबसे ऊंचे लेवल पे कौन खेल रहे हैं, ये हम्म अपने जो इलॉन मस्क हो गए, या अपने स्टीव जॉब हो गए, ये गेम के मतलब चैंपियन ऑफ चैंपियन है ये लोग। हम्म ये लोग बहुत आसानी से डायरेक्ट सलाह नहीं देते। हम्म ये लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि खुद बैठ के सोचो अपना, हम्म इंडिपेंडेंट थिंकिंग करिए। हम्म अपने कोई प्रॉब्लम आई तो उस पर बैठ के, भले ही आपको अकेले में जाके कहीं सारे कट ऑफ करके सारा फोन वोन बस बैठ के सोचना है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा एक डर है। उसमें डर ये है कि आपने कुछ मिस कर दिया तो। अब इस डर का, बहुत लेजिटिमेट डर है कि हम्म। भाई मैं इस वजह से हार जाऊंगा लाइफ में, कि मुझे ये पता ही नहीं था। उस डर को मिटिगेट करने के लिए आदमी पढ़ना शुरू करता है, कंज्यूम हम्म। करना चालू करता है। ऐसे ऐसा सा है कि एक ज्ञान की गंगा सी बह रही है, लोग जाते हैं और थोड़ा उसमें मुंह धो के फिर आ जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर उन्हें कुछ सवाल पूछो
कि अच्छा इंडिपेंडेंट थिंकिंग करो, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं, वो फिर से जाते हैं उस वो ज्ञान की गंगा जो बह रही है उसमें से कुछ और फिर मुंह धो के आ जाए, तो ये जो बिल्कुल। है ना सर्कल चलता रहता हाँ, मुंह धोके भी नहीं आते, हमारे पास तो मग्गे लेके आ जाते हैं भैया हमारे पास, कि कि ये लो तुम भी पी लो उसमें से। और है। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं भैया, हम अपना ये पी चुके हैं पहले, तो हाँ आप मग्गा अपने पास रख लो। और हाँ, ये अमृत की तरह लगता है उन्हें, ये लगता है कि इसी से उनका उद्धार होगा। हाँ हाँ, तो ये तो एनीवे ये एडवाइस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को देखना बहुत ही जरूरी है। साला मैट्रिक्स की तरह एकदम हरे हरे हम्म। उसमें कोड गिर रहा है ऊपर से। हाँ, और ये एकदम देख नियो की तरह होना है कि साला जो आ रही है हाँ गोलियां चल रही हैं एकदम लगनी हाँ नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप बैठ के खुद से सोचें, ये भी हमें हम्म। चलो एडवाइस दे रहे हैं, ये भी हाँ। एक ये लोग जो एडवाइस देते हैं उनकी लेने के बाद हम खुद दे रहे हैं एडवाइस कि हाँ बट हाँ ये बोलेंगे कि आप खुद से अपना दिमाग लगाइए, और हाँ ये डर कि आप कुछ मिस कर देंगे इसको कम हटा दीजिए, क्योंकि जब आप उस पे टॉपिक पे काम करना चालू करेंगे तो अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी हो गए तो सही चीजें आप अपने आप उसको अपने आप ही करते जाएंगे। ऐसा सालों से होता आया है। हम्म। ऐसा कोई अभी तक कोई स्टार्टअप ऐसी नहीं मरी कि जिसने कोई ब्लॉग ना पढ़ी हो फिर वो स्टार्टअप मर गई। अच्छा, हाँ, तो पता कि चला यार मैं कि ये पढ़ लेता तो मुझे हाँ पता चल जाता। हाँ हाँ, तो ऐसा कोई किसी कंटेंट मार्केटिंग लिटरेचर को कंज्यूम करने से आज तक कोई स्टार्टअप नहीं मरी। हाँ। अ, और और मैं इसको बात को थोड़ा वो क्लियर करता हूँ, ये जो बेसिकली एडवाइस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और जो कंटेंट मार्केटिंग है, तो ये जो कंटेंट मार्केटिंग वाला हिसाब है ये सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड है पहले से। तो अभी क्या हुआ कि जब एंड्रीसन हॉरोविट्स जैसे फंड्स ने फंड्स चालू हुए तो उन्होंने कहा यार ये बाकी सारे फंड्स का से टक्कर कैसे लें हम्म हम कैसे ऐसा करें कि फाउंडर आके हमसे हमारे पैसे पहले ले या पहले हमारे पास आए। हम्म तो इसका जो उन्होंने बहुत दिमाग लगा के बहुत सही जो चीज निकाली वो इन्होंने कहा कि हमें तो चाहिए कि सारी डील्स देखें हम एक इंडस्ट्री में जो हो रही हैं या एक वर्टिकल में जो हो रही हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज ही कॉन्सिक्वेंशियल कंपनीज बनती हैं। तो हमें चाहिए कि ये फाउंडर्स, हमें हर एक फाउंडर से बात करनी है, हर एक फाउंडर एटलीस्ट हमारे पास आए। उसका बेस्ट तरीका जो उन्होंने निकाला वो है ज्ञानबाजी। तो उन्होंने राइट कहा हम बहुत सारी ज्ञानबाजी करते हैं फाउंडर्स के लिए, ताकि फाउंडर्स हमारे पास आके हमसे बात करें, एटलीस्ट हम कंपनीज देख पाए। और अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो ये जब एंड्रीसन हॉरोविट्ज ने सब करना चालू किया, वाईसी ने स्टार्टअप स्कूल चालू किया, औरों ने ब्लॉग चालू किए, किसी ने वीडियो चालू करी, सो ऑन सो फोर्थ, पॉडकास्ट चालू करे, सारे इसलिए ही हैं कि बहुत ज्यादा देखें और फिर हमारे पास आ जाएं और फिर हम मना करें। राइट पर ऐसा ना हो कि फाउंडर को हमारा पता ही ना हो और वो किसी और से जाके पैसे ले ले और वो कंपनी बड़ी बन जाए। राइट ये इन्वेस्टर का सबसे बड़ा डर है। तो वो दिन रात सेम एडवाइस और सेम चीज ही लगे पड़े हैं देने में। अब आप जाके सर्च कर लो कि हाउ टू रेज सीड राउंड, 5,000 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट मिल जाएंगी उस पर, हम्म और आप सारी की सारी पढ़ लो हम्म और गूदा हो तो फिर सीड राउंड उठा के दिखा दो पढ़ने के बाद बिना प्रोडक्ट या बिना कंपनी के। राइट तो वो पढ़ने से बस वही है कि वो सबने लिखी हैं, वो इसीलिए लिखी हैं कि जब कोई पोटेंशियल फाउंडर देख रहा हो, तो ये कंटेंट मार्केटिंग ये है कि पोटेंशियल फाउंडर को पता चल जाए फंड के बारे में। उनका यही गोल है, तो वो मार्केटिंग मशीन है। सारे जो सब मार्केटिंग मशीन बनना चाह रहे हैं और उसके बेसिस उससे डील फ्लो लेके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो। बिल्कुल। ये रोहित ने जो एंडरसन हॉरोविट्स बोला, ये कंपनी बाय द वे मार्क एंडरसन ने चालू करी, जिनने की सबसे पहला ब्राउजर बनाया था। हम्म। आई थिंक उसका नाम मोज़ेक था, या मोज़ेक था। और हाँ, मोज़ेक और कंपनी का नाम था, नेट्सकेप ब्राउजर का नाम था। नेट्सकेप ब्राउजर का नाम होगा। और हम्म। मतलब वो एक्चुअली में खुद बहुत महान आदमी है। लेजेंडरी आदमी है, मतलब हाँ, मार्क मतलब वो एंड्रीसन तो। प्रोग्रामर भी हाँ। हैं, बिजनेस भी सोचते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। तो जब उनने एक वीसी कंपनी चालू करी और उनने खुद इतना बैठ के फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा है, एकदम ओरिजिनल दिमाग लगा के कि बिजनेस कैसे चलाऊं, कैसे चलता है, तो उनका बनता था भैया कंटेंट लिखना। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई कॉपी करे। तो ये रोहित और मेरा जो मेन मैसेज है कि बहुत ही पहले सोचो अपना,
हॉबी भी करना है तो सोच समझ के करो अपना। और एनीवे मैं तो जस्ट लाइक क्योंकि मार्क एंडरसन का नाम आया तो मैं जस्ट उनको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पढ़ना है तो शायद उनके ओरिजिनल ब्लॉग जाके बहुत ही आप अच्छे लिखे हुए हैं मार्क हाँ एंड्रीसन के, बिल गर्टली के, जो अपने आप में लेजेंडरी इन्वेस्टर है, बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप उनके शुरू के जाके पढ़ोगे ना, तब जब वो लिखते थे तो कोई पढ़ता भी नहीं था, हाँ हाँ, कोई फैशन नहीं था तब। कोई फैशन नहीं था। अगर आप पॉल ग्राहम का भी देखोगे जो ब्लॉग्स लिखता है, वो किसी पोस्ट हेवन डॉट कॉम पे लिखता है, रैंडम, मतलब उस टाइम से पोस्ट हेवन पे लिखा आ रहा है, राइट। तो पॉल ग्राहम के शुरू के एक्चुअली फाउंडर्स उनकी पोस्ट पढ़ के ही आए, बट जब वो लिखते थे तो इतने फाउंडर वाउंडर थे नहीं, है तो बहुत छोटी सी वो थी कि प्रैक्टिशनर्स और एक्सपर्ट्स ही मतलब बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, बिल्कुल रादर देन कि अच्छा अब तो ये मास मार्केट इंडस्ट्री बन गई है। बिल्कुल। और मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि बाय द वे हम लोग कोई गेट कीपिंग नहीं कर रहे कि फाउंडर ज्यादा नहीं होने चाहिए, हम तो चाहते हैं और भी आए। हम तो हम्म। जस्ट ये बताना चाहते हैं कि आप अपने जो भी आदमी कॉजल चेन ऑफ इवेंट्स में फंड रेजिंग या शोशाबाजी वो पहले सोच रहा हो, या इस एक्सेलेटर में घुसना, या एज अपोज टू जस्ट अपने 3 दोस्तों के साथ बैठ के वो बना रहा है कुछ जिसमें उसको बहुत इंटरेस्ट है। हम तो जस्ट उन ये बताना चाहते हैं कि उस करने में ज़्यादा वैल्यू है और उससे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी एज एन आउटकम। तो पर हम चाहते हैं कि और भी फाउंडर्स हों और भी लोग हाँ, स्टार्टअप मतलब चालू करें, अच्छे मेन है प्रोडक्ट कि बनाएं। उनसे उनका जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे अभिजीत और मेरे हिसाब से तब बढ़ेगी जब वो प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस्ड हो रादर देन बाकी बिल्कुल चीजों पे। तो ये नहीं है कि कंपनी मत बनाओ या वीसी फंड मत उठाओ या एक्सेलरेटर मत जाओ, वो सब करो, बट अगर प्रोडक्ट और कंपनी बनाने पे पहला ध्यान दोगे, गिटार बजाने पे पहला ध्यान दोगे, एक्टिंग में इंटरेस्टेड होगे तो हीरो बन जाओगे। राइट। हो सकता है कुछ कुछ हीरो बिना एक्टिंग के भी बन जाएं, पर ज्यादातर जो हीरो बनते हैं उन्हें एक्टिंग तो आनी चाहिए। अच्छा रोहित, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो 5,000 ब्लॉग हैं कि सीड कैसे उठाया जाए, इसमें हम और ऐड नहीं करेंगे, पर आपके एक्सपीरियंस से बहुत ही सिंपल वे में ये आपको क्या लगता है कि सीड क्या होता है और कब मिलता है, या फाउंडर्स को कैसे सोचना चाहिए इसके बारे में? शुरू में फाउंडर को सीड, अगर आपकी कोई, आप ऐसे सोचो कि आपकी पेडिग्री है या नहीं है। अगर आपने पहले कंपनी चालू करी थी या पहले आप कोई तोड़ू फोड़ू लोग हो या किसी कंपनी को आपने बहुत बड़ा कर दिया तो आपकी पेडिग्री है, मतलब स्टार्टअप की दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, सब्जेक्टिव आंसर ही है। स्टार्टअप की दुनिया में अगर आपकी पेडिग्री है तो आप छीकोगे तो भी आपको सीड मिल सकता है। पर अगर आप अभी ताजा ताजा कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हो, कोई आपने बड़ा काम नहीं किया है इवन आउटसाइड ऑफ स्टार्टअप्स, तो आपको कुछ बना के कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, कुछ एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट, इनसाइट दिखानी पड़ेगी, कुछ भरोसा दिलाना पड़ेगा लोगों को कि आप ये बड़ी कंपनी बना सकते हो, तो उसी के बाद सीड मिलता है। तो अपने आप को, आप बाकियों को देख के ये मत सोचो कि इसको तो ऐसे मिल गया मेरे को क्यों नहीं मिलेगा। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज बिहाइंड द सीन्स जो आपको दिखता नहीं है, जिसके बेसिस पे आपको सिर्फ एक्सटर्नल दिखता है और बिहाइंड द सीन्स नहीं दिखता है, और पर आप वो एक्सटर्नल के बेसिस पे डिसीजंस मत लो। सिंपल वे में सीड, अगर आपकी पेडिग्री नहीं है, मतलब मैक्सिमम केसेस में कुछ बना के, कुछ आगे दिखा के, कुछ प्रूफ पॉइंट दिखा के ही मिलता है। और कम केसेस में जिन्होंने कुछ अचीव किया है उनको, वो तो बासी लेते हैं तो सीट दे देते हैं लोग। और ये जो प्रूफ पॉइंट है ये आई थिंक वाईसी ने बड़ा खूबसूरती से एक लाइन में इसको समझा रखा है कि भैया किसी को चाहिए क्या ये हाँ। जो आप बना रहे हो। अगर आपने ये किसी कोई इन्वेस्टर को प्रूव कर दिया कि जो मैं बना रहा हूँ वो लोगों को चाहिए, उसके बाद वो और क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने लोगों को चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए। ये उस उन क्वेश्चन से वो ये आइडिया ले रहा है कि ये वेंचर इन्वेस्ट कैपिटल के लिए सही फिट है या नहीं है। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली बात घूम के सारी इस पे आ जाती है कि ये किसी को चाहिए क्या जो आपने हम्म। बनाया। और
अगर आपने ये साबित कर दिया तो आपके चांस अच्छा है, पर आपका जो इनिशियल गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आप जो भी बनाएं जल्दी से जल्दी अपने आप को अ, और किसी और को ये आप सिंपल वे में बता सकें कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये लोगों को चाहिए और बुरी तरह से चाहिए तो आप बड़े हम्म कंपनी बन जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए तो आप और भी बड़ी कंपनी बन जाएंगे। बट ये किसी को चाहिए क्या, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, और जब ये वाले क्वेश्चन में जनरली है क्योंकि बाहर कचरा इतना है ना, तो लोग सारा पढ़ लेते हैं कि आगे का लोगों को चाहिए या नहीं, तो स्टेप 1 है, पर उसके बाद जनता ने स्टेप 2 के बारे में भी लिखा है, 3 4 5 6 के बारे में लिखा है, तो लोगों को वो पढ़ के बहुत मजा आता है, तो वो दूसरे तीसरे छठे कदम की बातें कर रहे हैं, पहले कदम का उन्होंने सीधा मतलब 100% आंसर नहीं किया है। तो ये राइट। इग्नोर करना ही अपने आप में आजकल एक सुपर पावर है कि आप दूसरा तीसरा कदम भूल जाओ, आप पहला बहुत अच्छा बताओ। तो बिल्कुल। वहां बाकी अगर पहला अच्छा नहीं होगा तो बाकियों का वैसे कोई मतलब नहीं है, तो लोग ये थोड़ा मिस कर जाते हैं कि पहला स्टेप ऑफ कि देर इज अ नीड फॉर द प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग अ प्रोडक्ट इज वेरी इज इम्पोर्टेंट, एंड द रेस्ट ऑफ द मेट्रिक्स जो भी बाद की बातें हो रही हैं कि स्केल कैसे करोगे, ये कैसे, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये सारे टर्म्स आप उसके बाद आएंगे। और बिल्कुल। सीड स्टेज पे तो किसी को हवा ही नहीं है कि क्या होगा। बिल्कुल। आपके पास आप थ्योरी बना लोगे अगर लोग इस्तेमाल करने लग रहे हैं प्रोडक्ट तो। अच्छा रोहित भाई, तो ये थोड़ी उसकी बात करनी है, रिफ्लेक्टिव की, हाँ, इफेक्टिव की। इफेक्टिव की। हाँ। हाँ, तो मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड, अब हो गया। मैं वही खोल रहा था पेज। तो ये मैं सेटअप करता हूँ जब तक रोहित ढूंढ रहा है। ये एक कंपनी है जिसको अभी एग्जिट मिला है, तो ये हमारी फेवरेट चुल है कि हमें पता करना है कि फाउंडर फाउंडर के जो, पैसे बने नहीं। बिल्कुल, तो अभी रोहित इस पे बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर हुई, कंपनी का नाम है इफेक्टिव डॉट ए आई। एक्चुअली मैं खोल के दिखा देता हूँ इधर। तो ये फिनटेक कंपनी है। तो कंपनी एक रियल टाइम रिस्क डिसीजनिंग प्लेटफॉर्म है, जो भी है, सारी बातें हैं जो मर्जी लाइक, बट कंपनी है। कंपनी चालू हुई 2021 में, और ये कंपनी चालू करी दो देसी फाउंडर्स ने, देसी को फाउंडर्स ने, रवि और रितेश। तो रवि कंपनी का सीईओ था, बट आप देखो कि रवि बिट्स पिलानी से पड़ा हुआ है, और फिर इसने गूगल में काम किया, पेपैल में काम किया, और फिर इसने कंपनी चालू कर दी 2021 में। तो 3.5 साल में इन्होंने कंपनी बनाई, और 3.5 साल में बिक भी गई। और कंपनी, ये दूसरा को फाउंडर है रितेश, ये भी सेम, आई थिंक ये पेपैल में मिले होंगे। तो इन्होंने YMC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से बैचलर्स करी, फिर मिजूरी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स। काफ़ी थोड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड है मतलब, बट ये पेपैल में मिले होंगे, और फिर इन्होंने मिलके कंपनी चालू करी इफेक्टिव 2021 में। और कंपनी अभी 136 मिलियन की बिक गई। अब मैं रितेश का शायद शेयर नहीं किया था, बट हाँ ये रितेश है, तो इनका इन्होंने YMCA से करी, तो 136 मिलियन की कंपनी बिकी। और कंपनी ने पैसे उठाए थे करीब 9 मिलियन। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि बिकी का नंबर। सो इफेक्टिव, इसको ऐसे करना पड़ेगा, 136 मिलियन की खरीदी एक लार्जर कंपनी ने जिसका नाम सिक्योर है, 136 मिलियन की। और इफेक्टिव ने उठाए सिर्फ 10 मिलियन थे, तो इसका मतलब है इसमें फाउंडर के पैसे तो पक्का बने। अब ये जो 136 मिलियन की डील हुई, ये ऐसा नहीं होता है कि 136 मिलियन की कैश डील हो गई और पैसे बैंक अकाउंट में आ गए और ये घर जाके सो गए। तो ये डील जरूर ऐसे हुई होगी कि डील कैश और स्टॉक में हुई है। तो उन्होंने एक्विजिशन के उसमें ही बता दिया कि कैश और स्टॉक है। कितना कैश, कितना स्टॉक, कितने टाइम फ्रेम में, ये कुछ नहीं पता है। तो मेरा जो गेस है वो ये कि 36 मिलियन शायद कैश में डील हुई हो सकता है कम भी कैश दिया हो, क्योंकि आजकल कैश नहीं है किसी के पास देने के लिए, कोई देना नहीं चाहता कैश। तो मिनिमम 10 मिलियन तो कैश गया होगा, क्योंकि इन्वेस्टर एक्विजिशन अप्रूव नहीं करेंगे अगर उनका कम से कम इन्वेस्टेड कैश वापस नहीं आएगा। तो 10 से 36 के बीच में मेरे को लगता है कि कैश गया होगा अभी। कैश भी ऐसा नहीं है कि सारा एकदम से दे दिया, इन्वेस्टर तो एकदम से पूरा अभी कैश ले लेते हैं,
बट फाउंडर्स को हो सकता है ऐसा दिया हो कि अच्छा थोड़े मिलियन अभी ले लो, थोड़े मिलियन 1 साल बाद, थोड़े मिलियन 2 साल बाद। तो जो एटलीस्ट कैश कंपोनेंट है वो इस तरीके से डिवाइड होगा। कैश कंपोनेंट अर्नआउट्स पे भी डिवाइड डिपेंडेंट हो सकता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छा मान लो कंपनी का रेवेन्यू 3 मिलियन था, तो बोलेंगे अच्छा 5 मिलियन अगले साल करो, फिर 10 मिलियन करो, फिर 20 मिलियन करो, तो तुम्हें पूरा अर्नआउट मिलेगा। तो 136 कैश और स्टॉक, और दूसरा ये जो टाइम फ्रेम है और बिजनेस गोल्स है उन पे डिपेंडेंट है। नंदलेस तो डील ऐसी ही होगी, फाउंडर्स फिर भी पैसे बनाएंगे और वो सब, बट ये ऐसा नहीं है कि 136 मिलियन जब आप पढ़े तो ऐसा नहीं है कि पूरा कैश में मिल गया। बट कूडोज टू फाउंडर्स। और ये बिल्कुल। चौथा मेरा अभी मैं आज ही सोच रहा था मैं कितने दो देसी फाउंडर को जानता हूँ जिनकी कंपनी बिकी है। स्टिल्ट के दो देसी को फाउंडर थे, जीरो डाउन के दो देसी को फाउंडर थे, और इसके इफेक्टिव के थे, और एक X1 क्रेडिट कार्ड के कंपनी थी जो रॉबिनहुड ने खरीदी 95 मिलियन की, उसके दो देसी को फाउंडर थे। तो अभी ऐसे दो देसी को फाउंडर ने कंपनी चलाई, और मे बी 3-4 साल से लेके 6 साल तक के टाइम फ्रेम में वो कंपनियां बिक गई। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब फाउंडर हाँ के पैसे बनते हैं, कोई भी फाउंडर हो, देसी या नॉन देसी। देसी है तो और भी अच्छा लगता है क्योंकि गोगो के कारनामों में एक और कारनामा जुड़ गया। और तो या जब रोहित ने मेरे से न्यूज़ शेयर करी तो मैं भी बहुत खुश था कि तो एनीवे कांग्रेचुलेशंस टू रवि एंड रितेश। मस्त तुमने साला एकदम हाँ बढ़िया पैसे 3.5 बनाए। साल में तो यार, और क्या। हाँ इसकी तो पार्टी होनी चाहिए, हमने जानते हाँ नहीं है। हाँ बट पार्टी दे रहे हो तो बुला लेना भाई, हम पार्टी आ दे जाएंगे। तो ये था आज का इफेक्ट, ये फाउंडर के पैसे बनने वाला सेगमेंट, कि फाउंडर के पैसे तो बन गए। बिल्कुल। तो अब अगली बार कुछ इसी और पे मजेदार बातें एपिसोड 3 करेंगे। समाप्त होता है। अगली बार मिलेंगे फिर से हाँ हम लोग। हाँ।